मित्रों, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 की दमदार और निःशुल्क क्लास में। जी हाँ, मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, हम हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की क्लासेस कंटिन्यू ले रहे हैं। अभी तक हमने 11वां वीडियो तक भी अपलोड कर दिया है। आज का ये जो वीडियो हमारा रहेगा 12वां वीडियो। हम आज की सेशन में आपको बता रहे हैं 12वीं क्लास हमारी चल रही है, जिसमें आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो आज की सेशन में हम उपसर्ग और प्रत्यय पर डीपली चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो जो भी साथी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उपसर्ग, देखिए उपसर्ग क्या होता है। तो वह शब्दांश, यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है शब्दांश। शब्दांश मतलब यह एक टुकड़ा होता है, ठीक है। शब्दांश, शब्द का अंश। तो वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। याद रखना, उपसर्ग हमेशा पहले लगेगा। किसी भी शब्द के पहले लगने वाला जो शब्द है वो उपसर्ग कहलाता है, और ये उपसर्ग अव्यय होता है, ठीक है। एक शब्दांश है और अव्यय है, ये चीजें याद रखना, ठीक है। जब बात आ रही है उपसर्ग की, तो उपसर्ग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। अलग अलग उपसर्ग होते हैं, और प्रायः जब भी उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है, ये एक ट्रिक के रूप में आप इसको ले सकते हो मेरे दोस्तों। उपसर्ग विधि से बना हुआ जो शब्द है, नया शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ या मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो उपसर्ग विधि से जो नया शब्द बनता है और जो उनके भावार्थ या मूल शब्द से बना, अर्थात मूल शब्द का अर्थ और उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द का अर्थ लगभग एक जैसा, एक समान रहता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको जो है उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको एक प्रश्न देखना होगा। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्न में से उपसर्ग विधि से बने शब्द कौन से हैं? देखो, अब यहाँ पर आपको उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, पहला है इसमें अ, दुकाल। ब है साथियों इसमें कपूत। स है दुकान, और द है इनमें से कोई नहीं। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, या आपके पास ये सवाल है कि उपसर्ग कौन सा है इसमें से? दुकालू, आप बोलोगे दूधन कालू, दुकालू, ये भी उपसर्ग है। आप बोलोगे क धन पूत, कपूत, ये भी उपसर्ग है। आप बोलोगे दूधन कान, दुकान, अब ये भी उपसर्ग है। यहीं पर आपकी गलती हो जाती है उपसर्ग को पहचानने में। उपसर्ग को लेकर मैंने अभी कहा कि जो मूल शब्द है उसका अर्थ और उपसर्ग विधि से बने हुए नए शब्द का अर्थ लगभग एक समान होता है, ठीक है। कैसे? दुकाल, भाई दुकाल का अर्थ हम जान रहे हैं। दुकाल मतलब अकाल पड़ जाता है ना, पानी वानी नहीं गिरता या कोई भी गरीबी स्थिति आ जाती है तो उसको दुकाल कहा जाता है। एक तरह से हम ये समझते हैं। अब यहीं पर मैंने इसके उपसर्ग विधि से बनाने के बाद में अगर इसको मैं अर्थ निकालूं, दूधन काल, देखिए दूधन काल, अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है? दूधन काल, क्या इसका अर्थ गरीबी निकल रहा है? दूधन काल, क्या इसका अर्थ गरीबी निकल रहा है? क्या इसका अर्थ अकाल निकल रहा है? नहीं। तो ये कतई उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द नहीं होंगे। ऐसे ही क धन पुत, यहाँ पर कपूत शब्द का अर्थ हम जानते हैं कि जो पुत्र अच्छा नहीं है। कपूत मतलब जो बदमाश, जिसका बेटा बदमाश निकल जाता है, फालतू निकल जाता है, लोफर निकल जाता है ना, छपरी निकल जाता है, तो ऐसे बच्चे कपूत हो जाते हैं। बच्चे माता पिता के लिए कपूत कहलाते हैं, है ना। इसका अर्थ हो गया। और जब उसको हम उपसर्ग विधि से बना रहे हैं तो क धन पूत, क मतलब खराब, अपुत मतलब पुत्र, जो पुत्र खराब हो। अर्थात
कपूत का अर्थ भी जो है खराब पुत्र निकल रहा है, और जब इसको हम तोड़ रहे हैं क धन पूत में, तब भी इसका अर्थ जो है खराब पुत्र निकल रहा है। मतलब उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द हमारा कपूत हो गया। ठीक है, ये नहीं है, एक तो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द हमारा कपूत हो गया। अब दुकान को देखते हैं। दुकान, इसका अर्थ होता है, दुकान मतलब जहां से कुछ सामान मिले, राशन सामान हो या कुछ भी सामान। दुकान का तात्पर्य है जहां से हमको सामान मिले, चाहे वो राशन दुकान हो सकता है, दवाई दुकान हो सकता है, कीटनाशक दुकान हो सकता है, कपड़ा दुकान हो सकता है, कुछ भी, है ना। दुकान का अर्थ वही होगा। लेकिन जब हम दुकान को दो भागों में तोड़े, दूधन कान, तब हमारे पास दूधन कान। अब यहां पर देखो, दू मतलब दो कान है या दू कान, तो इसका क्या अर्थ होता है? कोई सामान मिल रहा है, वो अर्थ होगा क्या इसको हम जब उपसर्ग विधि से तोड़ रहे हैं तो? नहीं। तो दुकान का अर्थ भी जो है तोड़ने से अलग अलग हो जा रहा है, दुकान का अर्थ भी जो है तोड़ने से अलग अलग हो जा रहा है। अर्थात एक शब्द ऐसा है कपूत, जिसको हम तोड़ेंगे तब भी उसका अर्थ जो है हमारा क्या कहलाएगा? खराब पुत्र या बदमाश पुत्र, है ना। इसलिए उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? आपका कपूत हो जाएगा। तो उपसर्ग में यही चीजें आपको लॉजिक आपको याद रखना है, आपके उपसर्ग कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, उपसर्ग विधि से नहीं बना है। देखिए, अब दूसरा भी वही तरीका, उपसर्ग विधि से नहीं बना हुआ उसको बताना है आपको। तो देखिए, पहले तो आता है कुमाता। कुमाता, कुमाता मतलब जो माता, कुमाता देखिए, कुमाता नाम से स्पष्ट है, कुमाता जो माता बहुत बुरी है ना। चाहे उसको हम कह सकते हैं जैसे सौतेली माँ अक्सर होती है ना, तो जो माता अच्छी ना हो बच्चों के प्रति, जो माता बच्चों के प्रति उनका प्यार नहीं दिखता, उनका ममता नहीं होता, वो अच्छी माता नहीं होती, उसको कुमाता बोलते हैं। और जब हम इसको तोड़ रहे हैं, कुधन माता, यहाँ पर कु का मतलब हो गया खराब, और माता जो माँ खराब हो, जो माँ अच्छी ना हो, जो माँ बुरी हो, उसको कुमाता बोलेंगे। अर्थात कुमाता का अर्थ और कुधन माता का दोनों का अर्थ एक जैसा आ रहा है, इसलिए ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। ठीक है, हमें नहीं है वो बताना है ना, हम करते जा रहे हैं, हमारे पास आंसर आएगा। कुलीन, देखो भाई, कु, अभी मैंने कहा कुधन माता, खराब, कु माने खराब, माता खराब माता, ठीक वैसे ही कुधन माता मतलब खराब माता, है ना। अब वैसे ही कुलीन, देखो कुलीन का अर्थ हम क्या समझते हैं? जो अच्छे कुल में पैदा हो, जो अच्छा कुल में पैदा हो, अच्छे खानदान में पैदा होता है, उसको क्या कहा जाता है? कुलीन। बढ़िया कुलीन खानदान केगा, अच्छा कुल खानदान, कैसे बोलते हैं ना। तो कुलीन का अर्थ होता है जो अच्छे खानदान में पैदा हुआ, अच्छे कुल का। और यहीं पर जब हम कुलीन को तोड़ते हैं, कुधनलीन, अब इसका अर्थ देखो तो क्या हो जाएगा? जब हम कुलीन को तोड़ रहे हैं कुधनलीन में, अब कु मतलब खराब, जैसे कु माता में खराब माता मैंने कहा, ठीक उसी तरह से फिर कु माने खराब, और लीन, तो लीन मतलब लिप्त होना, तो खराब में लीन। अब देखो इसका अर्थ अभी अलग आ गया, मतलब कुलीन का अर्थ अच्छे कुल का, लेकिन जब इसको तोड़े तो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ बदल गया, मतलब ये उपसर्ग नहीं है। कुमाता उपसर्ग है क्योंकि दोनों का अर्थ समान आ रहा है। अब कुलीन उपसर्ग नहीं है क्योंकि इसका अर्थ तोड़ने पर बदल गया, उपसर्ग विधि से उसको रखने पर वो बदल गया। ठीक है, अब देखते हैं कुपुत्र। अब यहाँ पर भी कु का अर्थ खराब होगा, जैसे कुमाता में कु का अर्थ खराब माता, कुलीन में अच्छे कुल का, और कु माने खराब यहाँ पर भी आ गया, और इसी तरह से कुपुत्र अर्थात खराब पुत्र। अब देखो, एक कुपुत्र होता है, खराब पुत्र, कुपुत्र मतलब खराब पुत्र, मतलब कुपुत्र बहुत कुपुत्र हो गया, मतलब वह सही बेटा नहीं निकली कि सही बेटी नहीं निकली, है ना, बहुत फालतू निकल गई, बदमाश निकल गई, कुपुत्र हो गए, है ना। कपूत और सपुत दो चीज हम जानते हैं। तो कुपुत्र मतलब जो खराब निकल गया। अगर इसका अर्थ की ओर हम जाएं, कुधन पुत्र,
तो इसका भी अर्थ वही निकलेगा। कु माने खराब, पुत्र मतलब बेटा या पुत्र, खराब पुत्र मतलब कुमाता का भी अर्थ निकल रहा है उपसर्ग से तोड़ने पर भी, और कुपुत्र का भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन कुलीन ऐसा शब्द है इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए उपसर्ग विधि से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो आपके ये कुलीन शब्द नहीं बना है। तो ऐसे पकड़ना है आपको उपसर्ग को। समझ में आ रहा है उपसर्ग को आपको कैसे पकड़ना है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो उपसर्ग के प्रयोग तीन तरह से प्रकट होते हैं, इनके शब्द जो है उपसर्ग के प्रयोग के जो शब्द है वो तीन तरह से क्या का, पहला तो हम विलोम शब्द के रूप में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अर्थात उपसर्ग के प्रयोग में हम विलोम शब्द बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, आगत, निर्गत है ना, आगत मतलब आना, और आगत का, या फिर आगम या आगमन। देखो, आगम और आगम का हो जाएगा निगम। ठीक है, तो इस तरह से हम विलोम शब्द का उपयोग करके उपसर्ग में एक शब्द बना सकते हैं, विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पर्यायवाची भी शब्द बनता है, उपसर्ग के प्रयोग से पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे नीरज, पंकज, जलज, है ना। तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हम बना सकते हैं, और नए विशेषता वाले शब्द भी जब हम उपसर्ग का उपयोग करते हैं तो बना सकते हैं। उपसर्ग मतलब अब दिमाग में याद रखना, जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले लगता है मेरे दोस्तों, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाता है। देखो यहाँ पर शासन के पहले जब हमने अनु लगा दिया तो ये बन गया अनुशासन। आलय के पहले हमने हिम लगा दिया तो ये बन गया हमारा हिमालय। ठीक उसी तरह से सत्य के पहले हमने अ लगा दिया तो वो हमारा विलोम हो गया, सत्य का विलोम असत्य। तो ये तीनों एग्जाम्पल नए विशेषता वाले शब्द इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्यय की कि आखिर ये प्रत्यय होता क्या है। देखो भाई, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर देता है वो कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसको प्रत्यय कहा जाता है। याद रखना भाई, प्रत्यय को, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है तो वो प्रत्यय है, और शुरू में लगता है तो वो उपसर्ग है। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। और ये जो प्रत्यय है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्रत्यय होता है आपके? दो प्रकार के। पहला तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या है? जो किसी शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के लास्ट में लगे, अंत में लगे, वो कहलाता है प्रत्यय। और प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब किसको कृत बोलेंगे, किसको तद्धित बोलेंगे? तो सबसे पहले कृत प्रत्यय को देखो। तो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगता है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके टेट में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों को याद रखना। तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है उसको कृत प्रत्यय। तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएगा। याद रखना, क्रिया या धातु के अंत में लगेगा कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से जो नया शब्द बनता है उसको कहा जाता है कृदंत। अर्थात वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है, और इससे बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, जैसे लेखक। देखो यहाँ पर लेखक, लिखना, लेख जो धातु है। ठीक है, तो लेखक इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। उसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में मैंने अभी कहा क्रिया या धातु के अंत में लगेगा, लेकिन तद्धित प्रत्यय की जब बात आती है मेरे दोस्तों तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जब लगता है तो उस प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय, और जो प्रत्यय
क्रिया या धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो तद्धित मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के अंत में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और मेरे दोस्तों, ये जो तद्धित प्रत्यय है उससे जो नया शब्द बनता है उसको तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हुए शब्द को तद्धित प्रत्यय और उससे नया शब्द जो बनता है उसको तद्धितांत कहा जाता है। जैसे सेठानी, सेठ धन आनी, सेठानी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। और साथियों, ये जो प्रत्यय है आपके पास बहुत सारे प्रत्यय के एग्जाम्पल मिलेंगे। आप कोशिश करेंगे उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने की, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आता है। हालांकि मैंने उपसर्ग के जो तरीके हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। यदि आप उस तरीके से उपसर्ग को बनाएंगे तो आपको उपसर्ग को लेकर किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपके लिंग को बताया था, वाक्य में प्रयोग के द्वारा विशेषण के माध्यम से कई तरीके से मैंने लिंग को बताया था। और अगर आप उस तरीके से लिंग को बना रहे होंगे, आई होप, तो आपको लिंग में कभी गलती नहीं होगी। ठीक उसी तरह से यदि आप उपसर्ग और प्रत्यय को, यदि मैंने जो वीडियो बताया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी उपसर्ग और प्रत्यय में किसी तरह की गलती होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। तो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस लीजिए और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब आप जो है आसानी से उन प्रश्नों की तरफ भी, उन प्रश्नों के सही उत्तर की तरफ आप जा सकते हैं जो उपसर्ग या प्रत्यय के प्रश्न आपको कठिन लगते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही है, आपको याद रखना होगा। उपसर्ग जो शब्दांश या अवयव किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है, और प्रत्यय किसी शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के दो प्रकार मैंने बताया, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय साथियों आपके क्रिया या धातु के अंत में लगता है, और तद्धित प्रत्यय मेरे दोस्तों संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं। उपसर्ग प्रत्यय से आपके एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और मैक्सिमम जो चांसेस रहती है कि उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, संधि से क्वेश्चन आता है, समास से क्वेश्चन आता है, वाक्य से क्वेश्चन आता है, शब्द से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है। आगे हमारी क्लासेस चलेगी, और इस वीडियो में मैंने उपसर्ग प्रत्यय को लिया है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम पर बात करेंगे। संज्ञा सर्वनाम तो हमने कर लिया है, हम समास पर बात करेंगे। ठीक है, संधि भी हमने करवा दिया है। हमारा जो समास है उस पर, समास से रिलेटेड जितनी भी है हमारे पास, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। हम क्लासेस पहले देख लेंगे कि क्या चीज़ें हमारे अभी क्लासेस में नहीं हुआ है, उन टॉपिक्स को हम पहले कराएंगे। ठीक है, अगर हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं या जिसमें से टॉपिक जो छूट रहा होगा आप कमेंट भी कर सकते हो, हम उस क्लास को भी हम कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं साथियों कि कोई भी चैप्टर छूटे मत, है ना, क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है पूरी हो सके। जिस सब्जेक्ट्स को मैं ले रहा हूँ वो सब्जेक्ट तो आपका कम से कम 100% रहे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीजी जॉब एजुकेशन के साथ जुड़े रहेंगे। कंटिन्यू आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे की क्लासेस मिलती है। सामाजिक विज्ञान की पूरी वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल में बिल्कुल निःशुल्क अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। सामाजिक विज्ञान का भी देख सकते हैं, हिंदी की इसके पहले की क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सहायक शिक्षक दोनों साथी के लिए हिंदी सेम सिलेबस है मेरे दोस्तों। तो जो भी साथी नहीं देखे हैं वो जाइए, कंटिन्यू देखिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। और आपको बता दूं, थोड़ी यदि आप मेहनत करते जाएंगे साथियों तो आसानी से आप पार कर जाएंगे, क्योंकि जब एक पहाड़ को काट कर रोड बनाना हो, पहाड़ को काट कर यदि सड़क बनाना हो तो वो एक दिन में नहीं करता। रोज आप थोड़ा कटाई करते रहेंगे,
छिनाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो पहाड़ कट करके रोड का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह से यदि आपकी जो है तैयारी थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी, आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, निरंतरता भी आप में बना रहेगा, आपका जो मूड भी बना रहेगा पढ़ने को लेकर। अदरवाइज यदि आप लंबे समय तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे या छोड़ देंगे पढ़ाई करना, तो फिर आपके जो माइंड है पढ़ाई से हट जाएगा और फिर आपको यदि भर्ती आ गई उस बीच में आपको फिर से माइंड को पढ़ाई में लगाने के लिए फिर 15 महीने दिन का समय लग जाता है फिर से उसी पोजीशन में आने के लिए। इसलिए यदि आप थोड़ा थोड़ा डेली रूटीन में उसको शामिल कर लेंगे तो आपकी कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे। मैं देख लूँगा कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस है जो छूट रही है, तो उस टॉपिक पर उस चैप्टर पर मैं पहले डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए क्लास, एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।